एक आम दवा की बोतल, बस 30 मिलीलीटर की। जब पेट खाली होता है तो इसका आकार लगभग बस इतना ही होता है। लेकिन एक हैवी मील के बाद अगर हम देखें तो ये 2 लीटर की बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल जितना बड़ा हो जाता है। यानी अपनी ओरिजिनल साइज से करीब 7 से 70 गुना ज्यादा फैल जाता है। बिल्कुल। और ये कोई जादू नहीं है बल्कि शुद्ध अनाटमी है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम MLT यानी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी के सेमेस्टर 2 अनाटमी 2 के PDF नोट्स को खोलने जा रहे हैं। और परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए हमारा मिशन एकदम क्लियर है। हाँ, हमें इसोफेगस का जो एब्डोमिनल पार्ट है और स्टमक की संपूर्ण अनाटमी को उनके मैकेनिज्म्स के साथ समझना है। इसे सिर्फ एक खाना जमा करने वाली थैली की तरह देखने के बजाय हम इसे एक अत्यधिक उन्नत, लचीले और शक्तिशाली केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट के रूप में डीकोड करेंगे। सही कहा। ठीक है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अप्रोच बहुत जरूरी भी है। क्योंकि देखिए, एनाटॉमी में सिर्फ स्ट्रक्चर्स के नाम याद रखना काफी नहीं होता। राइट। उनका आकार वैसा क्यों है, वो आसपास के ऑर्गन्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और जब इस मशीनरी में खराबी आती है तो क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या होती है। ये ही चीजें एक लैब टेक्नीशियन और मेडिकल स्टूडेंट की बुनियादी समझ बनाती हैं। बिल्कुल। इन स्रोतों में इस प्रोसेसिंग प्लांट की भौगोलिक स्थिति, आकार और विशेष रूप से इसके स्टमक बेड का बहुत डिटेल में जिक्र किया गया है। तो इस 30 ml से 2 लीटर वाले एक्सपेंशन मैकेनिज्म से ही शुरुआत करते हैं। हाँ, जरूर। मैं हमेशा ये सोचती थी कि एक नॉर्मल ऑर्गन इतना ज्यादा फैल कैसे सकता है। मतलब अगर मैं किसी गुब्बारे में हवा भरूं तो उसकी रबर की दीवार पतली होती जाती है और एक पॉइंट पर आकर फट जाती है। वही तो। लेकिन स्टमक के साथ ऐसा नहीं होता। नोट्स में इसे एक डिस्टेंसिबल मस्कुलर बैग कहा गया है, जो पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे चौड़ा हिस्सा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये गुब्बारे वाली उपमा काफी हद तक उस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने में मदद करती है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। एक ट्विस्ट? हाँ, स्टमक की दीवार गुब्बारे के रबर जैसी पतली नहीं होती। जब पेट खाली होता है ना, तो इसकी अंदरूनी परत, जिसे हम म्यूकोजा कहते हैं, उसमें बहुत सारे फोल्ड्स या सिलवटें बन जाती हैं। अच्छा। इन एनाटॉमिकल फोल्ड्स को रुगे कहा जाता है। RUGAE। जैसे एक अकॉर्डियन या स्प्रिंग बंद हालत में छोटा लगता है, वैसे ही स्टमक खाली होने पर सिकुड़ जाता है। ओके। लेकिन जैसे ही खाना अंदर आता है, ये रुगे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। इसलिए फैलने के बावजूद इसकी दीवार गुब्बारे की तरह पतली और कमजोर नहीं होती। ओह वाओ, तो मतलब ये रुगाएं एक्चुअली एक्सेस टिश्यू हैं जो एक्सपेंशन के लिए रिजर्व में रखे गए हैं। एकदम सही समझाइए। एक डायनामिक लिविंग ऑर्गन है जिसकी मस्कुलर वॉल्स में अडेप्ट करने की क्षमता होती है। मेक सेंस। अब अगर हम इसकी लोकेशन को पिन पॉइंट करें तो ये एब्डोमेन के अपर और लेफ्ट पार्ट में स्थित है, लेकिन नोट्स में इसका शेप आमतौर पर जे आकार या पायरीफॉर्म यानी नाशपाती के आकार का बताया गया है। हाँ, पायरीफॉर्म शेप। और साथ ही ये लाइन भी है कि आसपास के ऑर्गन्स इसके शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर इसकी कैपेसिटी 2 लीटर तक हो सकती है तो जाहिर है इसे फैलने के लिए जगह चाहिए। राइट। जब ये फैलता होगा तो दूसरे ऑर्गन्स पर प्रेशर डालता होगा, है ना? बिल्कुल। और देखिए, एनाटॉमी में कोई भी ऑर्गन आइसोलेशन में तो एग्जिस्ट नहीं करता। जब स्टमक पूरी तरह भर जाता है या अगर इसके आसपास के ऑर्गन्स जैसे कि कोलॉन में गैस भर जाए, तो इसका ये जे आकार बदलकर हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। अच्छा, मतलब शेप फिक्स नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी पोजीशन और शेप लगातार बदलती रहती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज खड़ा है या लेटा है और पेट कितना भरा है। वैसे यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टर्मिनोलॉजी को समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ, टर्मिनोलॉजी में तो हमेशा सवाल आते हैं। स्टमक को क्लिनिकल भाषा में गैस्टर या वेंटर भी कहा जाता है। गैस्टर शब्द ग्रीक से आया है। तभी हम इससे जुड़ी आर्टरीज को गैस्ट्रिक आर्टरी या गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी कहते हैं। एकदम सही पकड़ा। और बीमारियों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस या गैस्ट्राइटिस शब्द यूज होते हैं। तो जहां भी गैस्ट्रो आए, मतलब हम सीधे इस केमिकल प्लांट की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वही मतलब है इसका। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लांट में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक बाउंड्री वॉल्स होती हैं।
अगर हम डाइसेक्शन टेबल पर इसोफेगस के एब्डोमिनल पार्ट से नीचे आएं तो हमें इस फैक्ट्री के एक्सटर्नल फीचर्स कैसे दिखेंगे? एनाटॉमी को एग्जाम में आसानी से याद रखने के लिए यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल पैटर्न दिया गया है जिसे हम नियम 2 या रूल ऑफ टूल्स कहते हैं। रूल ऑफ टूल्स? ये कैसा नियम है? एक्सटर्नल फीचर्स को इन दो के सेट्स में बांटा गया है, जैसे 2 ऑरिफिसेस यानी छिद्र या गेट, 2 कर्वेचर्स यानी वक्र, 2 सर्फेसेस यानी सतह और 2 मेन पार्ट्स। रूल ऑफ टूल्स, ये क्लासिफिकेशन तो काफी लॉजिकल लग रहा है याद रखने के लिए। तो अगर 2 ऑरिफिसेस की बात करें तो ऊपर की तरफ जहाँ इसोफेगस खत्म होता है और खाना स्टमक में एंटर करता है वो पहला गेट हुआ। हाँ, जिसे कार्डियक ऑरिफिस कहते हैं। और नीचे की तरफ जहाँ स्टमक ड्यूडेनम में खुलता है वो दूसरा गेट हुआ, यानी पाइलोरिक ऑरिफिस। लेकिन यहाँ एक डाउट है मुझे। बोलिए। पेट के ऊपर गेट को कार्डियक क्यों बोल रहे हैं? कार्डियक तो हार्ट से जुड़ा शब्द होना चाहिए ना? ये एक बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन है। इसे कार्डियक ऑरिफिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायफ्राम के ठीक नीचे और एनाटॉमिकली हार्ट के सबसे करीब वाला हिस्सा है। अच्छा, तो रिलेटिव डिस्टेंस के आधार पर नाम दिया गया है? बिल्कुल। मेडिकल साइंस में नेमिंग हमेशा रिलेटिव पोजीशन पर निर्भर करती है। और जहां तक दूसरे गेट यानी पाइलोरिक ऑरिफिस की बात है, ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड और मजबूत मस्कुलर वाल्व है। पाइलोरिस का ग्रीक में मतलब ही गेटकीपर होता है। गेटकीपर? हाँ, ये गेटकीपर ये तय करता है कि कितना खाना और किस स्पीड से आगे इंटेस्टाइन में जाएगा ताकि पचान ठीक से हो सके। तो एक फिजियोलॉजिकल गेट ऊपर हो गया और एक एनाटॉमिकल गेटकीपर नीचे। अब आते हैं 2 कर्वेचर्स पर जी। एक लेसर कर्वेचर और एक ग्रेटर कर्वेचर। राइट। अगर स्टमक अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका ज्यादा बल्क लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो रहा होगा, यानी लेफ्ट और ऊपर की तरफ जो लंबा घुमाव बनता है वो ग्रेटर कर्वेचर होना चाहिए। और राइट साइड में जो लिवर की तरफ है वहां का अंदरूनी मोड़ लेसर कर्वेचर होगा। सही कहा मैंने? सही डिड्यूस किया आपने। और इन कर्वेचर्स पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो नॉचेस होते हैं? हाँ, नॉचेस। जहां ईसोफेगस आकर ग्रेटर कर्वेचर के साथ जुड़ता है वहां एक तीखा एंगल बनता है जिसे कार्डियक नॉच कहते हैं। ओके, कार्डियक नॉच। दूसरी तरफ लेसर कर्वेचर के लोअर एंड के पास एक वी आकार का बेंड होता है जिसे एंगुलर नॉच या इंसिसुरा एंगुलारिस कहते हैं। इंसिसुरा एंगुलारिस, नोट कर लेने लायक टर्म है ये। ये एंगुलर नॉच एक्चुअली स्टमक को उसके मुख्य भागों में डिवाइड करने में मदद करता है। और इसके अलावा 2 सर्फेसेस होती हैं, एंटीरियर यानी आगे की सतह और पोस्टीरियर यानी पीछे की सतह। राइट। और आखिर में बचे 2 पार्ट्स, कार्डियक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट। नोट्स में इनको आगे और डिवाइड किया गया है। कार्डियक पार्ट में फंडस और बॉडी आते हैं। मुझे इन दोनों के बीच की बाउंड्री हमेशा थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती थी, लेकिन अगर मैं कार्डियक ऑरिफिस से एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो उस लाइन के ठीक ऊपर वाला डोम शेप्ड हिस्सा फंडस है और उस लाइन की नीचे वाला बड़ा सेंट्रल हिस्सा बॉडी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला कॉन्सेप्ट डिमार्केशन के लिए सबसे सटीक है। और फंडस के बारे में एक डिटेल जो रेडियोलॉजी और लैब टेस्ट्स में आगे काम आएगी। वो क्या? क्योंकि ये स्टमक का सबसे ऊपरी डोम है और हम ग्रेविटी के आधार पर खड़े होते हैं तो खाते वक्त निगली गई जितनी भी हवा या पाचन के दौरान बनने वाली गैस होती है वो इस फंडस में जाकर खट्टी हो जाती है। ओह, तो डकार आने का मुख्य सोर्स यही फंडस वाला रिजर्व है? जी बिल्कुल, डकार वहीं से आती है। और बॉडी के नीचे आकर स्टमक नैरो होने लगता है जिसे हम पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। इसमें पहले पाइलोरिक एंट्रम आता है जो थोड़ा चौड़ा है और फिर वो पतली सी पाइलोरिक किनाल में बदल जाता है जो पाइलोरिक स्फिंक्टर पर खत्म होती है। हाँ। लेकिन फंक्शनली ये हिस्सा संरचनात्मक रूप से अलग क्यों है? मतलब वहाँ की मसल्स कुछ ज्यादा थिक लग रही हैं मुझे। क्योंकि पाइलोरिक पार्ट सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं है, ये एक पंप की तरह काम करता है। पाइलोरिक पंपिंग एक्शन डाइजेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा। जहां फंडस और बॉडी का काम खाने को स्टोर करना और एसिड के साथ मिक्स करना, वहीं एंट्रम और केनाल की थिक सर्कुलर मसल्स फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। वो खाने को पीसकर एक लिक्विड पेस्ट में बदलती हैं जिसे चाइम कहते हैं, CHYME। और फिर इस चाइम को थोड़ा थोड़ा करके उस गेटकीपर यानी पाइलोरिक ऑरिफिस के जरिए इंटेस्टाइन में धकेलती हैं। चाइम, ये हुई पूरी फैक्ट्री के अंदर की स्ट्रक्चर।
अब अगर हम बाहर आएं तो जैसे कि हमने पहले बात की थी, ये 2 लीटर तक फैलने वाला ऑर्गन अकेले तो हवा में लटक नहीं सकता ना। सही बात है। इसके आसपास का पड़ोस जानना बहुत जरूरी है। नोट्स में विसरल रिलेशंस यानी आसपास के अंगों की बहुत लंबी लिस्ट है। ओमेंटम का जिक्र है जो पेरिटोनियम की लेयर्स है। लेसर ओमेंटम इसे लिवर से जोड़ रहा है, ग्रेटर ओमेंटम नीचे लटक रहा है। एंटीरियर रिलेशंस में लिवर, डायफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। ये सब तो सीधे सीधे समझ आते हैं, लेकिन एक टर्म ने मुझे यहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया। कौन सा टर्म? स्टमक बेड। ये सुनने में किसी गद्दे या बिस्तर जैसा साउंड कर रहा है। ये क्या है एग्जैक्टली? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टमक बेड इस पूरे टॉपिक का सबसे हाई यील्ड एरिया है। अच्छा। स्टमक का पोस्टीरियर सरफेस जिन स्ट्रक्चर्स पर आराम करता है या उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, उन्हें मिलाकर स्टमक बेड कहते हैं। इसे एक वाटर बेड की तरह इमेजिन करें जो सेंसिटिव हाई वोल्टेज वायरिंग और दूसरे इक्विपमेंट्स पर रखा हुआ है। हाई वोल्टेज वायरिंग बाप रे। मतलब अगर ये वाटर बेड लीक हुआ तो नीचे के ऑर्गन सीधे खतरे में आएंगे। तो इस बिस्तर के नीचे कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स दबे हुए हैं? लेफ्ट साइड के एनाटॉमी से मैं गेस कर सकती हूँ कि एक तो लेफ्ट किडनी वहां होती है और डायफ्राम तो पीछे की तरफ भी एक्सटेंड करता ही है। आपने 2 स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किए, डायफ्राम और लेफ्ट किडनी। इनके अलावा लेफ्ट किडनी के ठीक ऊपर बैठी लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड यानी एड्रीनल ग्लैंड भी इस बेड का हिस्सा है। ओके, सुप्रारीनल ग्लैंड। स्टमक के ठीक पीछे रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में पैंक्रियास होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का एक हिस्सा जिसे ट्रांसवर्स मीजोकोलोन और स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन कहते हैं, वो भी इस बेड को सपोर्ट करता है। लेकिन जिस हाई वोल्टेज वायरिंग की मैं बात कर रहा था वो है स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी, ये वही ब्लड वेसल है ना जो स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करती है? हाँ, स्प्लीनिक आर्टरी पैंक्रियास के अपर बॉर्डर के ठीक ऊपर से गुजरती है और ये बहुत ही टॉर्चुअस यानी घुमावदार होती है। अच्छा। ये स्टमक के पोस्टीरियर सरफेस के ठीक पीछे से निकलती है। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझिए। अगर किसी मरीज को स्टमक के पोस्टीरियर वॉल पर एक डीप पेप्टिक अल्सर हो जाता है, यानी एसिड दीवार को जलाते हुए पीछे तक घाव कर देता है। बिल्कुल, तो वो अल्सर डायरेक्ट इस स्प्लीनिक आर्टरी को इरोड कर सकता है। रियली? मतलब पेट का घाव सीधे एक मेजर आर्टरी में छेद कर देगा? इसका नतीजा तो सिवियर इंटरनल ब्लीडिंग होगा जो जानलेवा हो सकती है। एग्जैक्टली। और यही वजह है कि एक मेडिकल प्रोफेशनल या लैब टेक्नीशियन के लिए सिर्फ अल्सर शब्द जानना काफ़ी नहीं है। उन्हें ये जानना ज़रूरी है कि एंटीरियर अल्सर से उतना बड़ा ब्लीडिंग रिस्क नहीं है जितना पोस्टीरियर अल्सर से है। क्योंकि पोस्टीरियर अल्सर डायरेक्टली स्टमक बेड की स्प्लीनिक आर्टरी में पेनिट्रेट कर सकता है। हाँ, इसलिए एनाटॉमी में विसरल रिलेशंस पर इतना जोर दिया जाता है। ये कनेक्शन वाकई दिमाग खोलने वाला है। एनाटॉमिकल पोजीशन सिर्फ रटने वाली चीज नहीं है, ये डायरेक्टली इमरजेंसी मेडिसिन और पैथोलॉजी से जुड़ी है। ठीक है, अब जब हम इस रिएक्टर का स्ट्रक्चर और उसके पड़ोसियों के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो आइए देखते हैं कि ये फंक्शंस क्या-क्या करता है। जरूर। फंक्शंस में रेजर्वॉयर की बात तो हमने कर ली कि ये 2 लीटर तक खाना होल्ड कर सकता है। मिक्स करने और डाइजेशन का पॉइंट भी क्लियर है कि पाइलोरिक पंप खाने को चाइम में बदलता है। लेकिन यहाँ एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण के पॉइंट पर लिखा है कि हालांकि पेट में ज्यादातर चीजें एब्जॉर्ब नहीं होती, पर अल्कोहल और कुछ दवाइयाँ यहाँ से सीधे ब्लड में चली जाती हैं। यही कारण है कि खाली पेट अल्कोहल पीने से उसका असर बहुत तेजी से होता है, क्योंकि उसे आगे आंतों तक यानी इंटेस्टाइन्स तक जाने का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो स्टमक के गैस्ट्रिक म्यूकोजा से सीधा खून में अब्जॉर्ब हो जाता है। ओह, इसलिए खाली पेट पीना खतरनाक माना जाता है। हाँ, लेकिन फंक्शंस में एक और जरूरी काम है जिसे हम प्रोटेक्शन कहते हैं। स्टमक में बनने वाला गैस्ट्रिक जूस बहुत ही हाईली एसिडिक होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और पेप्सिन नाम के एंजाइम्स होते हैं। राइट। ये एसिड सिर्फ प्रोटीन्स को तोड़ने का काम नहीं करता, बल्कि खाने के साथ आने वाले ढेरों बैक्टीरिया और पैथोजेंस को भी नष्ट कर देता है। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा फर्स्ट लाइन डिफेंस है। लेकिन इस मशीनरी में बहुत कुछ गलत भी तो हो सकता है ना? क्लिनिकल एनाटॉमी का सेक्शन इस PDF में बहुत इंटरेस्टिंग है। गैस्ट्रिक पेन का जिक्र है जो मस्कुलर स्पैज़म्स या ओवर डिस्टेंशन से होता है। ये तो कॉमन इंडाइजेशन या ओवर ईटिंग जैसा लग रहा है मुझे। वही है।
लेकिन जब बात पेप्टिक या गैस्ट्रिक अल्सर्स की आती है और साथ ही गैस्ट्रिक कार्सिनोमा यानी कैंसर की, तो लैब और रेडियोलॉजी की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन का भी जिक्र है, जहां खाना आगे नहीं जा पाता क्योंकि एग्जिट गेट ब्लॉक हो गया है। बिल्कुल सही। इन सब बीमारियों को पकड़ने के लिए नोट्स में 3 तरह की इन्वेस्टिगेशंस बताई गई हैं, केमिकल, एंडोस्कोपिक और रेडियोलॉजिकल। एंडोस्कोपी तो सीधे कैमरा डालकर देखना हो गया। हाँ। लेकिन यहाँ आकर बात वाकई बहुत रोचक हो जाती है। मुझे इस रेडियोलॉजिकल जांच, स्पेसिफिकली बैरियम मील्स की ग्राम की फिजिक्स और मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा और जानना है। मतलब हम नॉर्मल एक्सरे क्यों नहीं करते? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, नॉर्मल एक्सरे में बोन्स यानी हड्डियां सफेद दिखती हैं क्योंकि कैल्शियम एक्सरेज को रोक लेता है। लेकिन स्टमक एक सॉफ्ट टिश्यू है। राइट, सॉफ्ट टिश्यू है। एक्सरेज उसके आर पार निकल जाती हैं और फिल्म पर कुछ भी क्लियर नहीं दिखता। इसलिए हमें आर्टिफिशियल कॉन्ट्रास्ट चाहिए होता है। बेरियम सल्फेट एक भारी मेटल सॉल्ट है जो रेडियोपेक होता है, यानी ये एक्सरेज को ब्लॉक कर देता है। ओके। जब मरीज को ये बेरियम वाला सफेद चौक जैसा लिक्विड पिलाया जाता है, तो ये लिक्विड स्टमक की अंदरूनी परत पर एक कोटिंग बना लेता है। ओह, तो हम टेक्निकली स्टमक को नहीं देख रहे हैं, हम उस बेरियम की बनाई हुई इंटरनल कास्ट या कोटिंग को देख रहे हैं जो एक्सरे प्लेट पर चमकती है, जैसे एक चमकते हुए जे आकार का एक्सरे विजन हो। एग्जैक्टली। और इस कीमोग्राम यानी एक्सरे प्लेट में कुछ बहुत क्लियर एनाटॉमिकल फीचर्स दिखते हैं जिन पर एग्जाम में बार बार सवाल आते हैं। याद है हमने फंडस में गैस इकट्ठी होने की बात की थी। हाँ, कि डकार वहीं से आती है। दिन भारी होने के कारण ग्रेविटी से नीचे बॉडी और पाइलोरिक पार्ट में बैठ जाता है, जबकि गैस हल्की होने के कारण ऊपर फंडस में ही रहती है। एक्सरे में बैरियम चमकता हुआ सफेद यानी रेडियो ओपेक दिखता है और गैस काली यानी रेडियोलूसेंट दिखती है। तो फिल्म पर एकदम साफ दिखेगा कि नीचे एक चमकता हुआ जे आकार का मास है और ठीक उसके ऊपर फंडस वाले हिस्से में एक काला गोल गैस का बल्ब है। क्या क्लियर इमेज बनती होगी? बिल्कुल। और नोट्स ये भी कहते हैं कि पाइलोरिक स्फिंक्टर एक पतली गैप के रूप में दिखता है, जिसके ठीक आगे ड्यूोडेनम का शुरुआती हिस्सा ड्यूोडेनल कैप के रूप में चमकता है। हाँ, ड्यूरेनल कैप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चमकते हुए जे शेप की आउटलाइन अचानक से टूटी हुई हो या किसी जगह बैरियम ज्यादा जमा हो रहा हो, तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि वहां अल्सर की वजह से गड्ढा बन गया है या कार्सिनोमा की वजह से टिश्यू उभर आया है। संरचना और पैथोलॉजी का ये ओवरलैप ही एक लैब टेक्नीशियन की आंखों को ट्रेन करता है। बेरियम मील एक प्राइमरी स्क्रीनिंग टूल की तरह काम करता है। अगर वहां अल्सर का शक होता है, तब उसकी कंफर्मेशन और बायोप्सी के लिए एंडोस्कोपी की जाती है। बेरियम मील में गैस इन फंडस और ड्यूडेनल कैप का मेंशन करना परीक्षार्थियों को एग्जाम में फुल मार्क्स दिला सकता है। ये बहुत बढ़िया टिप है। तो इस डीप डाइव को अगर हम एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से जल्दी से समराइज करें, तो हमने स्टमक को एक हाईली डायनामिक केमिकल प्लांट के रूप में देखा। ये 30 ml से 2 लीटर तक फैलता है अपने रुगाए के कारण। लोकेशन के लिए हमने इसे गैस्टर या वेंटर कहा। याद रखने का सबसे बड़ा टूल है रूल ऑफ टूज। 2 ऑरिफिसेस यानी कार्डियक एंड पाइलोरिक, 2 कर्वेचर्स यानी लेसर एंड ग्रेटर जहां एंगुलर नॉच और कार्डियक नॉच है, 2 सर्फेसेस यानी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और 2 पार्ट्स यानी कार्डियक जिसमें फंडस और बॉडी है और पाइलोरिक जिसमें एंट्रम और कैनाल है। बहुत खूब। उसके बाद हमने स्टमक बेड को डिटेल में देखा, जो पीछे की तरफ सपोर्ट देता है, जिसमें लेफ्ट किडनी, पैनक्रियाज और सबसे अहम स्प्लीनिक आर्टरी शामिल है, जो पोस्टीरियर अल्सर के केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज का कारण बन सकती है। राइट, स्प्लीनिक आर्टरी सबसे खतरनाक है वहां। और क्लिनिकल जांच में हमने देखा कि बेरियम मील स्कियाग्राम कैसे कॉन्ट्रास्ट की मदद से स्टमक के सॉफ्ट टिश्यूज को रेडियोपेक बनाकर अल्सर्स और पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन को हाईलाइट करता है। इन पीडीएफ नोट्स को इस लेवल पर डिकोड करने के बाद मुझे लगता है परीक्षा की तैयारी कर रहे किसी भी छात्र के लिए एनाटॉमी की ये इमेज दिमाग से निकालना अब मुश्किल होगा। लेकिन इससे पहले कि हम आज की चर्चा खत्म करें, एक थॉट है जो लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा है, जिसे मैं सुनने वालों के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल के रूप में छोड़ना चाहती हूँ। जरूर बताइए, वो आखिरी विचार क्या है? देखिए, हमने फंक्शंस में बात की कि ये ऑर्गन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन बनाता है, जो सख्त से सख्त खाने को तोड़ देता है। एक आम इंसान की तरह अगर मैं सोचूं, तो पेट खुद भी तो मांस यानी प्रोटीन्स का ही बना हुआ एक मसल है। तो ये एसिड
पेट को खुद क्यों नहीं पचा डालता? ये बहुत गहरा सवाल है। ये इतना खतरनाक एसिड बनाकर खुद को जलने से कैसे बचाता है? वो कौन सी म्यूकोजल बैरियर या माइक्रोस्कोपिक केमिस्ट्री है जो प्रोटेक्शन का ये अद्भुत काम करती है? और उस माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक छोटी सी भी कमी कैसे उन बड़े मैक्रोस्कोपिक पेप्टिक अल्सर्स में बदल जाती है जिनके बारे में हमने आज चर्चा की। एनाटॉमी का असर सेल्यूलर लेवल से शुरू होकर एक्सरे प्लेट तक कैसे दिखता है, ये आगे रिसर्च करने के लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसे छात्रों को खुद एक्सप्लोर करना चाहिए। वाकई माइक्रोस्कोपिक प्रोटेक्शन और मैक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी के बीच का ये बैलेंस ही ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा चमत्कार है और यही आगे के चैप्टर्स का बेसिस भी बनेगा। बिल्कुल सही कहा। तो इन नोट्स का विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस गहन चर्चा में शामिल होने और इन मेडिकल कॉन्सेप्ट्स को इतने नए नज़रिए से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।